एक तरफ पानी है और एक तरफ ये जंगल है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जंगल जो है ना मनुष्य के जीवन का आधार है। और जब पानी की बात करता हूँ तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मुले न उबरे मोती मानस चून। राजा भागीरथ ने पानी के लिए 60 वर्ष तक तपस्या की थी और इस पीढ़ी ने वो सारी तपस्या हमारे पूर्वजों की सब गड़बड़ कर दी। सारी नदियां सूख गईं। ये तो दुर्भाग्य से एक डैम है आगे, इसकी वजह से पानी दिख रहा है। अगर डैम ना हो तो ये पानी नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ डैम ख़त्म होता है उसके आगे नदी सूखी हुई है। इसी पानी से हम नहरें निकालते हैं और सिंचाई करते हैं। यानी कि सिंचाई के लिए पानी का भी दोहन करते हैं और सिंचाई के लिए जहाँ नहरें नहीं है वहाँ भूगर्भ जल का भी दोहन करते हैं। तो मित्र, ये पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ कल कल करके जो बहती थीं, मेरे पहाड़ों की पूरी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई तो नदियों ने बहना बंद कर दिया और मैं डैम बना करके ज़िंदा रहने लगा। हालांकि आम किसान का बेचारे का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको तो मैं एक ज्ञान देने के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ कि इस पानी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और पानी से मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर आपके क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है तो ऐसी फसलों को तो बिल्कुल मत बोइए जिनमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन निरंतर हमारी आने वाली पीढ़ियों का पेट भरेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में खुशियाँ लाएंगे। और अगर मैं इनको लूटता रहा तो देखिए कि 30-40 फुट के नीचे पाए जाने वाला पानी 150-200 फुट चला गया। गांव के जलाशय नष्ट हो गए। गांव के आसपास जो खेत खलिहान में जो जंगल थे वो नष्ट हो गए, क्योंकि मुझे खेती करनी, मुझे जंगल से कोई मतलब नहीं। पेड़ तो छाया मारता है साहब, पेड़ तो छाया मारता है साहब, ये कह कर के हमने पेड़ काट दिए तो ज़मीन मेरी नंगी हो गई। ये जल और ये जंगल ही बायोडाइवर्सिटी को बनाता है। ये जंगल ना होगा तो ये पक्षी नहीं होंगे, और अगर ये जंगल हो और ये पानी ना हो तो भी पक्षी नहीं होंगे, और पक्षी नहीं होंगे तो आपकी फसलों में इंसेक्ट लगेंगे, जिनके लिए आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। जब इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो उसके रेजिड्यू इफेक्ट हम खाएंगे और फिर हम अस्पताल में चले जाएंगे। ये जंगल में, मैंने अभी बोला कि जंगल में इतने प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं कि ये हमारी इन फसलों में जितने भी वनस्पतियाँ खड़ी हैं उनमें कोई भी बीमारी नहीं आने वाली है। आज तक ये सैकड़ों साल पुराना, हज़ारों साल पुराना जंगल है और यहाँ कोई पेड़ लगाता भी नहीं है। फिर बता दूँ, मनुष्य तो यहाँ के पेड़ चोरी छुपे काटता है, लेकिन यही पक्षी हैं बेचारे जो फिर अगेन पेड़ों को बो देते हैं और फिर नए नए पेड़ उगाते हैं। तो अभी तो देश में हमारे जितने भी जंगल हैं, 90% जंगल में किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल नहीं लगाया। ये जंगल नेचुरली वृक्ष जम जाते हैं और नेचुरली बढ़ जाते हैं। ना इनको किसी ने थाला बनाया, ना गड्ढा खोदा, ज़मीन पर बीज गिर जाता और ये जम जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जीवन में खुशियाँ चाहिए, जीवन में मुस्कुराहट चाहिए, और हमारी सारी दिक्कतें, मतलब खेती से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएं। हमारे हेल्थ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी सब सॉर्ट आउट हो जाएं, और मनुष्य का दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो जाए। तो दिमाग ठंडा रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। इस जंगल में जानवर भी हैं, ज़मीन भी रिच है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला कि ज़मीन, जल, जंगल और जानवर, अब हमारे अपने खेतों में बस इतना ही करना है
कि यहाँ तो जंगल में नाना प्रकार के वाइल्ड ट्री खड़े हुए हैं। हालांकि मैं इनको जंगली पेड़ कह देता हूँ, लेकिन सारे के सारे पेड़ काम के हैं। हम अपने खेतों में एक सिस्टेमेटिक कर सकता हूँ, लेकिन जंगल तो होना चाहिए। जंगल जब होगा तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी वहाँ की मजबूत होगी, और जैव विविधता के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ। बीज तो मैं ज़मीन में बोता हूँ, तो इसलिए ज़मीन की उर्वरता का ध्यान रखना है। फिर क्लाइमेट, जैसे अब आजकल कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन सिर्फ इसलिए हुआ कि वाटर बॉडी, सरफेस वाटर है नहीं और पेड़ है नहीं। जल और वायु, आज मैं जल और वायु के बीच में हूँ। यहाँ की जलवायु बहुत बेहतरीन है। यहाँ ऑक्सीजन 21% से भी ज़्यादा हो सकती है, 21 से ज़्यादा हो सकती है ऑक्सीजन। तो जलवायु अगर बिगड़ रही है, जैसे देश में नीतियाँ कह रही हैं कृषि वैज्ञानिक की जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन अगर ये जल है, अगर ये जंगल है, तो यकीन मानिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसा कोई संकट हमारी इस धरती पर नहीं आने वाला। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने सरफेस वाटर ख़त्म कर दिया। किसी भी गांव में जलाशय नहीं है और किसी भी गांव में अब जंगल नहीं है। तो जल और जंगल के ना होने के कारण ये जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग का केस है। सूरज भगवान ने कोई तीसरी आंख को थोड़ी खोल दी है कि साहब वो ऊष्मा बढ़ गई है ना। ये सूर्य भगवान की जो ऊष्मा है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए देखिए वृक्ष हैं, ये एनर्जी को ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, या पानी हमारी इस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो गर्मी नहीं बढ़ती है। अब जंगल है नहीं, पानी है नहीं, और सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, कार्बन की मात्रा है नहीं, तो इसलिए जो है ना ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ग्लोबल वार्मिंग का, जलवायु परिवर्तन के खतरों का है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं, ये वीडियो किसान के लिए नहीं है, नीति निर्माताओं के लिए है कि भागीरथ बनिए आप। डैम बना करके काम नहीं चलेगा। पहाड़ों में रिचार्ज जोन है जहाँ पानी प्रेसिपिटेट होता है, फिर वो सब सरफेस बह करके इस नदी में आता है। तो मैं नदी तो डिस्चार्ज जोन है, पानी के मामले में नदी डिस्चार्ज जोन है, और जितने भी हिलॉक्स हैं, जंगली क्षेत्र, पहाड़ हैं, वो पानी के लिए रिचार्ज जोन है। और ये सामने देख लीजिए जंगल, ये आज भी कुछ ना कुछ जिंदा दिली है, यानी ये पानी प्रेसिपिटेट होकर के इन जंगलों में बायोमास के रूप में रुका हुआ है। उसी से कुछ झरने बह जाते हैं और वनस्पतियों का काम चल जाता है। तो हम चाहे जितना डेवलपमेंट कर लें, लेकिन डेवलपमेंट का कोई भी, जो आज वर्तमान का डेवलपमेंट है, जो भौतिक संसाधन है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, होटल है, मेट्रो है, सड़क है, 4 लेन है, एक्सप्रेसवे है, ये हमको भोजन नहीं देंगे मित्र। मनुष्य की प्राथमिक ज़रूरत है भोजन, पानी, हवा। भोजन धरती माता से मिलना है, और पानी नदियों से, वर्षा से, जंगल, पहाड़ों से मिलना है, और ऑक्सीजन इन पेड़ों से मिलनी है। अगर ये पेड़ कम होते रहे तो ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरनमेंट में कम होती रहेगी। अगर ये नदियाँ सूखती रहीं, बारिश कम होने लगी, ये जंगल बारिश भी लाता है। फिर बता दूँ, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत वहाँ के जहाँ जंगल कम है। तो जंगल को तो सजाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल ही हमको जीवन देता है। और अगर इतनी बात किसी नीति निर्माता को समझ में नहीं आती है, जो नीतियाँ बनाने वाले हैं, कि देश में जितना हम मेट्रो बना लेते हैं और 4 लेन एक्सप्रेसवे बना लेते हैं, अगर उसी वैल्यू को हम कभी जंगल पर, जल पर ध्यान दें, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो, भारत फिर से एक पुरोहित राष्ट्र बन सके, विश्व गुरु की श्रेणी में सम्मिलित हो सके। अन्यथा की दशा में इस देश में देखिए बचा तो कुछ है नहीं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, नीति निर्माता ना ध्यान दें। आप अपने खेत में जलाशय बना सकते हैं, खेत तालाब योजना है, या चलो जलाशय नहीं भी बनाना चाहते हो तो हम ऐसी फसलों को बोएं जिससे जो पानी ज़मीन के नीचे से न निकालना पड़े। ये लालच तो मित्र छोड़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कह गए थे, लालच बुरी बला। और जब तक हम लालच नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संकट में डालते चले जाएंगे, और हम तो मर के चले जाएंगे, और जो बच्चे मेरे जब बड़े होंगे तो वो इसका परिणाम वो भोगेंगे। बहुत परिणाम तो हम लोग भोग रहे हैं आज की तारीख में, किसी चेहरे पर मुस्कान नहीं है।
तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है। अगर हम एक पेड़ लगाएंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, एक पेड़ लगाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, और एक पेड़ काटेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आप लोग समझदार हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।